नमस्कार। आज के वीडियो में बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत। आप पढ़ रहे हैं विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन पुस्तक चैप्टर 11 ब्रिटिश मंत्रिमंडल तथा प्रधानमंत्री। इसके अंतर्गत हम मंत्रिमंडल का अर्थ, इसकी विशेषताएं, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर और मंत्रिमंडल की शक्तियों का उल्लेख करेंगे। जैसा कि ब्रिटिश लोग बहुत अधिक रूढ़िवादी माने गए हैं और रूढ़िवादी होने के कारण ही उन्होंने कई राजनीतिक संस्थाओं को बने रहने दिया, जिनका कि वर्तमान में कोई भी वास्तविक कार्य शेष नहीं रह गया है। इसी तरह की एक संस्था है प्रिवी परिषद। वर्तमान में कैबिनेट के द्वारा जो कार्य किया जाता है, अतीत में यही कार्य प्रिवी परिषद के द्वारा किया जाता था। यही कारण है कि कैबिनेट की पूर्व संस्था के रूप में प्रिवी परिषद को जाना जाता है। मंत्रिमंडल का आशय जो है वो एक राजनीतिक समिति से है, जो कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करती है। लोक सदन के बहुमत दल के नेता को सम्राट प्रधानमंत्री पद देता है और प्रधानमंत्री, जो कि सिद्धांत है संसद सदस्यों और व्यवहार में अपने ही राजनीतिक दल के सदस्यों से जुड़ा होता है, तो उन्हीं में से अपने सहयोगियों यानी मंत्रिमंडल का चुनाव करता है। मंत्रिमंडल के लिए अनेक शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है। इसके महत्व को लेकर वो हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि रैमजी मेयर ने कहा है, कैबिनेट राज्य के जहाज का परिचालक चक्र है। इसी तरीके से लावेल ने कैबिनेट को राजनीतिक मेहराब की आधारशिला कहा है। सर जॉन मैरियट के अनुसार कैबिनेट वह धुरी है जिस पर संपूर्ण प्रशासन चक्र घूमता है। डाइसी ने तो आरंभ ही मंत्रिमंडल का इस शब्दावली से किया है कि यद्यपि शासन का प्रत्येक कार्य सम्राट के नाम पर किया जाता है, लेकिन इंग्लैंड की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति कैबिनेट में निहित है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो मंत्रिमंडल जो है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका का परिचायक है। यहाँ हम मंत्रिमंडल की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत पहला है व्यवस्थापिका कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। चूँकि कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से ही होता है, इसलिए कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला है सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिमंडल जो है वो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। मंत्रीगण एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं, यानी कोई भी कार्य के लिए किसी एक का दायित्व नहीं रहता, बल्कि संपूर्ण मंत्रिमंडल का दायित्व रहता है। और एक साथ चूँकि ये पद ग्रहण करते हैं और एक साथ ही इन्हें पद त्याग करना पड़ता है। तीसरा है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। हालांकि सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को भी स्वीकार किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई कार्य, किसी मंत्री विशेष का कोई कार्य क्षेत्र में कोई कार्य गलत होता है, तो उसके लिए उस स्पेशल मंत्री को ही व्यक्तिगत उत्तरदायित्व लेते हुए अपना पद त्यागना पड़ता है। चौथी विशेषता है गोपनीयता। मंत्रियों को अपने पद की गोपनीयता की शपथ लेनी होती है और कोई भी बात जो है, जो कि मंत्रिमंडल की बैठकों में होती है, उसे बाहर तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रधानमंत्री इसकी स्वीकृति प्रदान नहीं कर दें। अगली विशेषता है राजनीतिक सहजातीयता। मंत्रीगण जो होते हैं, मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं, वो एक ही राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं और अपने दल के प्रति ये प्रतिबद्ध होते हैं, उसकी घोषणाओं के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। अगला है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण विशेषता कि संपूर्ण कार्य जो है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो इस प्रकार हमने मंत्रिमंडल शासन की विशेषताएं देखी। अब हम पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बीच में अंतर। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल को लेकर सामान्यतः लोगों की ये धारणा है कि दोनों एक ही संस्था है, लेकिन वास्तव में दोनों पर्यायवाची नहीं है, दोनों में अंतर है। वो अंतर निम्न बिंदुओं के आधार पर हम समझ सकते हैं। पहला अंतर है आकार के संबंध में।
अगर देखा जाए तो मंत्रिमंडल का आकार जो है वो मंत्रिपरिषद की तुलना में बहुत छोटा होता है। जहां मंत्रिपरिषद में 70 से लेकर 90 सदस्य होते हैं, वहां मंत्रिमंडल में 18 से 22 सदस्य होते हैं। दूसरा अंतर है पद के संबंध में, दोनों में महत्वपूर्ण अंतर है। मंत्री परिषद जो है वो एक व्यापक संस्था है जिसमें कि मंत्रिपरिषद के सदस्य जो हैं वो विभिन्न श्रेणियों में से केवल प्रथम श्रेणी के सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। यानी मंत्रिमंडल में तो मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, संसदीय सचिव सब आते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में केवल और केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं जो कि मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेते हैं। वेतन के संबंध में भी अगर देखा जाए तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की बजाय मंत्रिमंडल के सदस्यों का वेतन अधिक होता है। और कार्य संबंधी भी अगर हम देखें तो मंत्रिमंडल के सदस्यों की भूमिका मंत्रिपरिषद के सदस्यों की भूमिका से महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मंत्रिमंडल के सदस्य जो हैं वो विभिन्न प्रशासनिक विभागों के अध्यक्ष होते हैं और नीति निर्धारण का कार्य उनके द्वारा किया जाता है और विभिन्न विभागों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का कार्य भी उनके द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बीच में अंतर है। अंतर के बावजूद हम ये कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों ही राजनीतिक कार्यपालिका के अंग हैं। प्रधानमंत्री का त्यागपत्र जो है वो न केवल मंत्रिमंडल वरन समस्त मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाता है और लोक सदन के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित किए जाने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। यानी दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है, किसी को भी एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अब हम देखेंगे मंत्रिमंडल के कार्य। मंत्रिमंडल के कार्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है: कार्यपालिका संबंधी कार्य, व्यवस्थापन संबंधी कार्य और वित्तीय कार्य। कार्यपालिका संबंधी कार्यों में हम कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल के द्वारा राष्ट्रीय नीति के निर्धारण का कार्य किया जाता है। आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों के द्वारा और वैदेशिक क्षेत्र में दूसरे राष्ट्रों के साथ किस प्रकार से संबंधों का निर्धारण किया जाएगा, किस प्रकार की नीति अपनाई जाएगी, यह मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण जो है वो मंत्रिमंडल का रहता है। वे अपने विभागों का संचालन करते हैं और जो भी कार्य होते हैं उनकी देखभाल की जाती है। सम्राट की जो कार्यपालिका शक्ति होती है उसका वास्तविक प्रयोग जो है वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। यानी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति करना, इसके अलावा संसद में प्रशासन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर भी मंत्रिमंडल के द्वारा दिया जाता है। इसी तरीके से कार्यपालिका कार्यों में मंत्रिमंडल के द्वारा विभिन्न जो विभाग होते हैं उनके बीच समन्वयकारी भूमिका का निर्वहन भी किया जाता है। तो ये है मंत्रिमंडल के कार्यपालिका संबंधी कार्य। व्यवस्थापन संबंधी कार्यों में हम देखेंगे कि मंत्रिमंडल जो है वो न सिर्फ राष्ट्रीय नीति निर्धारित करता है बल्कि शासन की जो सर्वोच्च नीति है और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए जो कानून होते हैं उनका निर्माण भी मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। सरकारी जो अधिकारी होते हैं वो वैधानिक परामर्श के आधार पर विभिन्न विधेयकों का प्रारूप तैयार करते हैं। मंत्रिमंडल उसे अंतिम स्वीकृति देता है, संसद में प्रस्ताव रखा जाता है और बहुमत के समर्थन से उस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल के द्वारा पारित करवाया जाता है। अपने राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होने के कारण मंत्रिमंडल चूंकि संसद पर नियंत्रण रखता है, इसलिए समस्त विधि निर्माण कार्य के लिए मंत्रिमंडल ही उत्तरदायी होता है। अधिवेशन बुलाना, स्थगित करना, लोक सदन को विघटित करना, ये सभी कार्य सम्राट के द्वारा मंत्रिमंडल के परामर्श से ही किए जाते हैं। इसके अलावा सम्राट जो अभिभाषण प्रस्तुत करता है संसद के अधिवेशन के आरंभ में, वो भी मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था परिषद आदेश, उसके लिए भी कैबिनेट की स्वीकृति आवश्यक होती है। तीसरा आता है वित्तीय कार्य। राष्ट्रीय आय व्यय का निर्धारण करना और बजट का अर्थात बजट का निर्माण करना, उसे संसद में स्वीकृत कराना, ये मंत्रिमंडल का महत्वपूर्ण कार्य माना गया है। अगर देखा जाए तो वित्त पर मंत्रिमंडल का पूर्ण अधिकार होता है। वार्षिक जो आय व्यय का बजट है, ब्यौरा है, वो वित्त मंत्री की देखरेख में तैयार किया जाता है।
लेकिन बजट के मूल प्रस्ताव और आधार जो हैं वो मंत्रिमंडल के द्वारा निश्चित किए जाते हैं। मंत्रिमंडल को लोक सदन के बहुमत का चूंकि समर्थन प्राप्त होता है, इस कारण कोई भी कर या अनुदान की मांग में से कोई भी कटौती जो है वो लोक सदन के द्वारा मंत्रिमंडल की सहमति के बिना नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वित्त के संबंध में भी मंत्रिमंडल जो है उसकी शक्तिशाली स्थिति है। तो कार्यपालिका, व्यवस्थापन और वित्तीय समस्त कार्य जो हैं वो वास्तविक रूप से मंत्रिमंडल के द्वारा संपादित किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ कार्य जैसे कि राजा के द्वारा जो क्षमा के विशेषाधिकार का प्रयोग किया जाता है वो गृह मंत्री के परामर्श पर होता है। राजा के द्वारा जो उपाधियां वितरित की जाती हैं वो प्रधानमंत्री के परामर्श पर की जाती हैं। ब्रिटिश सम्राट के द्वारा देश विदेश में कोई भी जो नियुक्तियां होती हैं वो मंत्रिमंडल के परामर्श से की जाती हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो मंत्रिमंडल का अधिकार और कार्यक्षेत्र जो है वो बहुत ही व्यापक है। वह समस्त कार्यों को करता है जो कि वैधानिक दृष्टि से सम्राट के अधिकार बताए गए हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल को सर्वोच्च स्थिति प्राप्त है।